हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2024 के कंप्यूटर के पेपर को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या बृहत स्तर आईसी। तो आपको बताना है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त होता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था। ठीक है, बात करें आईसी चिप की, तो आईसी चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था। ठीक है, बात करें ट्रांजिस्टर की, तो आपको याद रखना है इसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था। और बात करें बृहत स्तर आईसी, तो आपको याद रखना है इसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था वैक्यूम ट्यूब। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है स्थायी स्मृति यानी कि मेमोरी है रैम, रोम, बिट या बाइट। तो इसमें आपसे पूछा गया है स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें बिजली जाने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, बात करें रैम की, तो ये एक अस्थायी मेमोरी होती है और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बात करें बिट की, तो आपको याद रखना है ये कंप्यूटर के डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बाइट की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा रोम। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 3 की, पूछा गया है रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया था रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम की फुल फॉर्म। ठीक, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को सामान्यतः पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी कहा जाता है, जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए बने होते हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि। ठीक है, बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो आपको याद रखना है ये सबसे तेज, बड़े और अत्याधिक प्रोसेसिंग क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, पूछा गया है एफटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है एफटीपी। ठीक है, यानी कि एफटीपी इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे HTTP की फुल फॉर्म पूछी जाती तो आंसर होता हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, दोस्तों CPU की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपसे पूछी गई है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया। तो आंसर हो जाएगा पास्कल लाइन का आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने किया था। इन्होंने 1642 में किया। ठीक है, पास्कल लाइन को दुनिया का पहला यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है, यह आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। इसे पहली बार वर्ष 1995 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शामिल किया गया था। ठीक है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शामिल किया गया था, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शामिल किया गया था। और किस कंपनी ने निर्माण किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका निर्माण किया था। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिट की, तो बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, आपको याद रखना है। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। और बात करें 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट की, तो 1 GB में 1024 मेगाबाइट या 1024 MB होती हैं। ठीक है, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है रैम का पूरा नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की एक प्रकार की
की मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, ठीक है, और प्रोसेसर को तेजी से डेटा उपलब्ध कराती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डेटा मिट जाता है, ठीक है। और स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क 1980 और 1990 के दशक में पर्सनल कंप्यूटरों में छोटे आकार की फाइलें सुरक्षित यानी कि सेव करने और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने और छोटे सॉफ्टवेयर या गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी थी, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है PCMCIA का पूरा नाम बताओ। तो आंसर हो जाएगा PCMCIA का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ये एक संगठन है जो कंप्यूटर के लिए छोटे आकार के कार्ड जैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड के मानक विकसित करता है। इसे पीसी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो PCMCI की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आज के समय की सबसे जरूरी उपकरण बन गया है, ठीक है। इसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और विज्ञान जैसे लगभग हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है। ये बड़े काम को बहुत जल्दी और सही तरीके से पूरा करता है, आपको याद रखना है। अब बात करें इसके उपयोगिता की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल कक्षाएं, परीक्षा परिणाम, प्रश्न पत्र तैयार करने तथा अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है? ऑनलाइन शिक्षा देने में, डिजिटल कक्षाएं में, परीक्षा परिणाम निकालने में, प्रश्न पत्र तैयार करने में, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने आदि में, ठीक है। बात करें बैंकिंग के क्षेत्र में, तो खातों का प्रबंधन, धन का लेन देन, ATM, ऑनलाइन बैंकिंग में कंप्यूटर उपयोगी है। बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो रोगियों का रिकॉर्ड रखने, जांच रिपोर्ट तैयार करने, चिकित्सा अनुसंधान में कंप्यूटर सहायक है, ठीक है। बात करें व्यापार एवं उद्योग में, तो लेखा जोखा, बिल बनाने, स्टॉक प्रबंधन, उत्पादन तथा कर्मचारियों के रिकॉर्ड रखने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। संचार के क्षेत्र की बात करें तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को तेजी से आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर के उपयोगिता। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ, यानी कि इसमें आपसे इनपुट डिवाइस की बात की गई है, तो 3 निवेश युक्तियों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा या आदेश भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये क्या हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट, नंबर और कमांड लिखने के काम आता है, ठीक है। माउस की बात करें तो स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने और विकल्प चुनने में मदद करता है, ठीक है। स्कैनर की बात करें तो ये भौतिक कागजात या तस्वीरों को डिजिटल रूप में बदलता है। और जॉयस्टिक क्या होता है? इसका उपयोग होता है मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए। तो ये इनपुट डिवाइस या निवेश युक्तियाँ हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो आंसर हो जाएगा ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन से दूसरे व्यक्ति को डिजिटल संदेश, दस्तावेज, तस्वीरें या वीडियो भेजने की एक आधुनिक तकनीक है, ठीक है। ये पारंपरिक डाक या चिट्ठी भेजने का डिजिटल रूप है जो कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। तो क्या है? ईमेल प्रयोग करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास ईमेल एड्रेस होना जरूरी होता है, जैसे ईमेल आईडी कहा जाता है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आंसर हो जाएगा फैक्स। फैक्स का पूरा नाम है फैक्सिमिली, ठीक है। ये एक संचार माध्यम है जिसके द्वारा किसी दस्तावेज, चित्र या लिखित सामग्री की प्रतिलिपि को टेलीफोन लाइन या इंटरनेट के माध्यम से दूर स्थित व्यक्ति या संस्था तक भेजा जाता है, ठीक है। फैक्स की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। दस्तावेज भेजना, फैक्स द्वारा लिखित दस्तावेज, चित्र आदि भेजे जा सकते हैं। सबसे अधिक फैक्स का प्रयोग कहाँ होता है? दस्तावेज भेजने में होता है, ठीक है। बात करें अगले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज संचार। ये कम समय में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। दूरस्थ संचार, दूर बैठे व्यक्ति या कार्यालय को दस्तावेज भेजना आसान होता है। और सबसे जरूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल रूप जैसा स्वरूप।
प्राप्त दस्तावेज में मूल दस्तावेज की सामग्री और स्वरूप काफ़ी हद तक समान रहता है। ठीक है, इसमें कार्यालयों में उपयोगी होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों, व्यावसायिक संस्थानों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा परिचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना में मुख्यतः निम्नलिखित अवयव समाहित होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि परिचालन प्रणाली का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ठीक है, तो कोर क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ठीक है, प्रोसेस प्रबंधन, इसमें सभी चल रही प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण की जाती है। ठीक है, बात करें अगले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी प्रबंधन, मुख्य मेमोरी रैम का आवंटन एवं नियंत्रण करना। फाइल प्रबंधन, फाइलों और निर्देशिकाओं को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना। बात करें चौथे की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस प्रबंधन, इनपुट आउटपुट उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि का प्रबंधन करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पांचवा है सुरक्षा एवं संरक्षण, डेटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखता है। ठीक है, छठा है सबसे महत्वपूर्ण यूजर इंटरफेस, यूजर और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और प्रबंधित और संचालित करते हैं। ठीक है, ये यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है जिसके बिना कंप्यूटर चालू भी नहीं हो सकता है। किसके बिना? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना। ठीक है, बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड आदि। ठीक है, बात करें अगले प्रकार की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा अनुवादक, प्रोग्रामिंग भाषा की मशीन भाषा में बदलता है। इसके अंतर्गत कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आते हैं। ठीक है, बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तो कंप्यूटर की देखभाल, सुरक्षा और कार्य क्षमता बनाए रखने में सहायता करते हैं। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप आदि। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच संचार स्थापित करता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं प्रिंटर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर क्या होते हैं? ये भी आपके कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, बात करें आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18, डाटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताइए। तो आंसर हो जाएगा डाटा सुरक्षा के कई चरण होते हैं जो डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं, जो निम्न हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहचान एवं प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता की पहचान की जाँच करना जैसे पासवर्ड या OTP। ठीक है, अभिगम नियंत्रण, ये निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति किस डेटा को देख सकता है या बदल सकता है। ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा को एक गुप्त कोड में बदलना ताकि अनअधिकृत व्यक्ति उसे ना पढ़ सके। ठीक है, बात करें अगले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप लेना, महत्वपूर्ण डेटा की अतिरिक्त प्रति सुरक्षित स्थान पर रखना। और अगला है एंटीवायरस एवं सुरक्षा उपाय, वायरस और मैलवेयर से डेटा को सुरक्षित रखना। ठीक है, निगरानी एवं अद्यतन, सिस्टम की गतिविधियों पर नजर रखना तथा सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करना। ठीक है, ये सबसे जरूरी होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसे टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा सुरक्षा के ये चरण हैं। दोस्तों ये आपका 2024 का कंप्यूटर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। UPDLED से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।